ब्रह्म एक निराकार से दो निराकार नहीं है, एक निराकार है पहला। दूसरा, निराकार से साकार पैदा होता है, ये अवधारणा को बिल्कुल भी मध्य दर्शन स्वीकार नहीं करता, टोटली इसको नकार। सुखी समृद्ध विश्व क्या एक शुभकामना मात्र है, या इसे इस धरती पर एक दिन अवतरित होना ही है? क्या विश्व के समस्त लोग सचमुच एक वैश्विक परिवार की तरह रह पाएंगे? अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के साथ क्या कभी कोई जागृत मानव परंपरा स्थापित हो पाएगी? इस बार हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक गंभीर चर्चा के माध्यम से जानेंगे। हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। क्या मध्यस्थ दर्शन सार्वभौम सुख समृद्धि की दिशा में पूर्व के दर्शनों, विचारधाराओं या किसी अन्य वाद जैसे मार्क्सवाद, गांधीवाद, संप्रदायवाद, भौतिकवाद या आदर्शवाद का विकल्प है, या भारतीय दर्शन परंपरा का ही कोई मिला जुला दर्शन है? ये प्रश्न अक्सर जीवन विद्या शिविरों और अध्ययन शिविरों से निकल कर आता है। इसकी स्पष्टता समझ बनाने के उद्देश्य से एक गंभीर चर्चा 3 दिनों तक अभ्युदय संस्थान छोटी में जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन भी हुई। लक्ष्य क्या है? सत्यपूर्ण इच्छा को आप में स्थापित कर दे रहे हैं। सत्यपूर्ण इच्छा स्थापित हो जाती है, आप में अपने आप धर्मपूर्ण विचार होने लगता है, न्यायपूर्ण व्यवहार अपने आप होने लगता है। क्या हम इच्छा विचार आशाओं को देखते रहेंगे तो क्या हमारे में ये स्थिति आ जाएगी निरंतर सुख की? क्या अमरकंटक के दार्शनिक श्रद्धेय ए नागराज द्वारा लगभग 20 वर्ष की साधना के बाद 1970 के दशक में भारतीय परंपरा में आधुनिक दौर के लिए उपयुक्त सार्वभौम दर्शन निःसृत हुए। मध्यस्थ दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा में नवीनतम दर्शन है। इसे पूर्ववर्ती दर्शन की श्रृंखला में 7वां, 8वां या 9वां कहना उचित नहीं होगा, बल्कि इसे सभी तरह के दर्शन और भौतिकवादी विचारधारा के विकल्प के रूप में समझना होगा। इस आशय के विचार रखे डॉक्टर साधन भट्टाचार्य ने, जो अमरकंटक में नागराज जी के साथ लगभग 25 वर्ष तक अध्ययन अभ्यासरत रहे। एक ब्रह्म है, दूसरा प्रकृति है, दो रियलिटी है, इसको कहते हैं द्वैतवाद, है ना। तो ब्रह्म और प्रकृति, किसी ने 3 भी माना, जैसे रामानुज ने माना, उन्होंने विशिष्टाद्वैत नाम दिया, और ये उसको भी आत्मा को इकाई मान रहा है। आप इसमें देखेंगे जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो आर्य समाज हैं, वो जो कह रहे हैं वो भी 3 मानते हैं, ब्रह्म है, जीव है और प्रकृति है। आत्मा को वो जीव कह रहे हैं, तो वो 3, उसको त्रैतवाद कहते हैं। 3 चीज़ें रियलिटी। तो रियलिटी 1 है, रियलिटी 2 है, रियलिटी 2 में भी एक विशिष्टाद्वैत है और 3 भी है ना। तो ये हो गया, ये मोटे मोटे 4 इसके लॉजिकल वाद होते हैं। किसने कहा कि द्वैत अद्वैत दोनों? ये 5। तो जो 6वां दर्शन आया, इसमें जो सबसे जो अंतिम जो दर्शन है, यह है वेदांत, या जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये 6वां दर्शन है, और 6वां दर्शन के बाद ये वाद क्रम से आए हैं। अद्वैत है ना, ये आदि शंकराचार्य ने है, फिर द्वैत ये मध्वाचार्य ने है, फिर विशिष्टाद्वैत ये है रामानुजाचार्य ने, फिर द्वैताद्वैत, फिर त्रैत आ गया। इस ढंग से इन्होंने बांटा है। ये जो पूरा जो विखंडन है, जो अलग अलग सेक्ट बने हैं, संप्रदाय बने हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? अस्तित्व में रियलिटी क्या है, कितनी है, उस पर सबको शंका है। कोई कहता है 1 है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 3 है, कोई कहता है और कुछ।
ठीक है, तो ये पूरे वाद है। अब मध्यस्थ दर्शन क्या कहता है वो तो सबको पता ही है, फिर भी मैं 2-4 लाइन में ही बोलूँगा कि कोई किसी से बनता है नहीं, तो इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, अस्तित्व नित्य वर्तमान है, माने प्रलय भी नहीं होता और सृष्टि भी नहीं होती। पहला तो बोल दिया। तो होता क्या है, परमाणु में विकास से जीवन बनता है, गठनपूर्ण परमाणु होता है, फिर उसमें क्रियापूर्णता होती है, फिर राष्ट्रीय, ये दूसरी चीज़ उन्होंने देखी। और जब ये पूरी प्रक्रिया होगी, जीवन को जागृत होगा, तो चारों अवस्थाओं की ज़रूरत है। चारों अवस्थाओं को बनाए रखना है, ज्ञानावस्था को बनाए रखना है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। उत्पादन की प्रक्रिया है ना, उसको स्टोर करने की प्रक्रिया है, उत्पादन को ट्रेनिंग करने की प्रक्रिया है, स्टोर को कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग होगा, उसके लिए एजुकेशन होगा। वैसे ही दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन है ना, भोजन, आवास, ये सारी चीज़ों को मनुष्य को चाहिए, उसके लिए प्रक्रिया चलेगी, उसके लिए अध्ययन है, उसके लिए उत्पादन है, उसके लिए ट्रेनिंग है, उसके लिए अभ्यास है, उसके लिए स्टोर है, और उसके लिए नियम कानून है वितरण के लिए, और उत्पादन करने के नियम है ना, ये सारे नियम कानून बने। ये पूरा एक सृष्टि बना, इसको बना के रखना है। वो जो परमाणु में आकर्षण होता है, केंद्र में पॉजिटिव वाला रहता है और नेगेटिव उसके चारों तरफ घूमता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण ही ये घूमने वाली गति हो रही है, ये कह रहे हैं। मूल जो गति का कारण क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो जैसे ही पास में आएंगे इनमें गति बनेगी, और वो गति जो है घूमने के रूप में आ गई, वो ये कह रहे हैं। लेकिन मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल अलग कह रहा है कि पार्टिकल में कुछ नहीं है, जो मूल ऊर्जा है वो जो दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसी को मूल ऊर्जा कह रहे हैं। तो मध्यस्थ दर्शन के अलावा बाकी सभी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा क्या है उसको अभी मॉडर्न साइंस कह नहीं पा रहा है। तो ऊर्जा का स्रोत व्यापक है, और इसके आधार पर व्यापक ऊर्जा होने के कारण इकाई ऊर्जित हुई, और इकाई ऊर्जित होने के कारण फिर वो घूम रहा है। तो ये कारण नहीं बताया जाता जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आकर्षण के कारण। तो फंडामेंटल पार्टिकल के जगह पर ही मध्यस्थ दर्शन और भौतिकवाद बिल्कुल अलग कह रहा है। मध्यस्थ दर्शन में प्रतिपादित अवधारणा का धारण करने हेतु पूर्व की साधना पद्धति से कोई संबंध है या इसे समझने के लिए पृथक अभ्यास आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया नागराज जी के पूर्व निवास पर निवासरत रविकांत मणि ने, जो IIT कानपुर से बीटेक करने के बाद अमरकंटक में ही मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। हम संवेदनाओं को देखते रहेंगे तो हम दृष्टा पद में आ जाएंगे। उसमें फिर बाबा जी बोले, हमारे अनुसार संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, तभी हम संज्ञानीयता का दृष्टा होते हैं। क्लियर है? ये कितना बढ़िया उन्होंने किया। वो ये बोल रहे हैं कि संवेदनाओं को देखते रहने से हम दृष्टा पद में आ जाएंगे। बाबा जी बोल रहे हैं उनके अनुसार संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं तो हम संज्ञानीयता का दृष्टा होते हैं। तो इसी तरीके से हम इच्छा विचार आशाओं को देखते रहेंगे तो हमारे इच्छा विचार आशाएं सत्यपूर्ण हो जाएंगे, धर्मपूर्ण हो जाएंगे और न्यायपूर्ण आशा हो जाएगी। ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं। बाबा जी के अनुसार तो नहीं होता। हाँ, लेकिन आप इच्छा विचार आशाओं को देखेंगे, उसका बेनिफिट तो होगा। क्या होगा उसका बेनिफिट? उससे जो आप में अटैचमेंट बना हुआ था, जो उसमें आप में उथल पुथल होता था, उससे शांति मिलनी आपको शुरू होगी। और फिर आप उसको मिक्स कर लेंगे, अरे हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। नहीं हो रहे। अधर्मपूर्ण विचार को देखते हुए हम उसको रोक रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो धर्मपूर्ण विचार में बदल गया। हमको ये जो बता रहे ना, हम ये जो पढ़ा होगा इसमें हमारा वर्तमान संस्कार, अध्ययन और वातावरण, इन तीनों के सहयोग में हमारा न्याय संस्कार बनता है। अभी के समय में वातावरण अमानवीयता का है, तो हमको जो अध्ययन का अभ्यास करना है, वातावरण भी हम ही को बनाना है, और यही लोकव्यापीकरण का उद्देश्य है। हम अपने ही अध्ययन के लिए हमको अपना वातावरण भी बनाना है, और ताकि हमारे संस्कारों में परिमार्जन हो पाए। मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास पूर्वक
किस तरह संभव है, इस पर व्यावहारिक विचार व्यक्त किया वरिष्ठ अध्येता सोम त्यागी जी ने, जो विगत 25 वर्षों से जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से लोक व्यापीकरण में सक्रिय हैं और अब तक देश के 16 राज्यों में लगभग 407 दिवसीय जीवन विद्या शिविरों के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को प्रबोधित कर चुके हैं। मध्यस्थ दर्शन के रूप में काम हुआ तो क्या हुआ? जीवन स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में ये पूरा अखिल ब्रह्मांड एक साथ उसको अपने में स्वीकार पाया। तो बेसिकली मेरी यात्रा अनंत गैलेक्सी की यात्रा है। मेरी यात्रा अनंत को संपूर्ण को समझने की यात्रा और संपूर्ण के साथ में प्रमाणित होने की यात्रा है। ये यात्रा समाधि पूर्वक हो पाई क्या? ये समाधि पूर्वक नहीं हो पाई। इसका मतलब समाधि संपन्न व्यक्ति भी अभी तक स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है क्या? नहीं है। इसलिए उस जीवन में भी कोई अतृप्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान को प्रमाणित करने के अर्थ में, अपने होने के अर्थ में, अपने रहने के अर्थ में जो अपनी संपूर्णता का स्वरूप है वो तो देखना अभी शेष है। तो सार्वभौम मानवीय आचरण को पहचान पाना ये अपने आप में कोई बड़ी महिमा हो गई। अस्तित्व की सभी इकाइयां स्वयं में व्यवस्था के स्वरूप में है। व्यवस्था के स्वरूप में होना ही उसके सार्वभौम आचरण का आधार है। मानव भी अस्तित्व में उस सार्वभौम उस भागीदारी के स्वरूप में। हमारा भागीदारी का उद्देश्य एक ही है, अखंडता, सार्वभौमता। भूमिकाएं अलग अलग हैं। हम ये अस्तित्व रूपी बड़ी कार के पार्ट हैं। अभी पहले भी कंपैरिजन कर रहे थे, अब वाला कंपैरिजन और घातक है। मुझे को समझ में आया है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया है। ये जो अपने भीतर समझने का अहंकार है ये और भी ज्यादा सूक्ष्म है, ये अति सूक्ष्म है। और दर्शन वाला तो और भी सूक्ष्म है ना। ये अहंकार आएगा और हम दूसरे को नेस्ट, अपने आप को श्रेष्ठ मान के चलेंगे तो हमारे भीतर स्नेह का भाव कभी नहीं आएगा। हमारे भीतर वो जो प्यार बहने की जरूरत है एक दूसरे के प्रति, जो समानता को स्वीकार करने की जरूरत है एक दूसरे के प्रति, वो जो अपनेपन का विस्तार होता है वो कभी नहीं हो पाएगा। सारी व्याख्याएं करते हुए मैं उतना ही सूखा रहूंगा जितना पहले था। तो क्या करें फिर? क्या करें? स्व मूल्यांकन की भी कहाँ हैसियत है। ठीक है, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। पहले ये चलता था, अब नहीं चलता है। पहले मैं ऐसा बोलता था, अभी मेरी भागीदारी। तो मेरे को लगता है भागीदारी में पूरकता। भागीदारी फिजिकली दिखाई देती है। आप शिक्षा में भागीदार हो, आप गांव में कुछ कर रहे हो, है ना। मैं कहीं और जाके कुछ कर रहा हूँ। आप विद्यालय चला रहे हो, मैं विद्यालय में टीचर हूँ। कोई कंटेंट डेवलपमेंट कर रहा है। ये आँख से दिखता है कि नहीं? ये आँख से दिखता है। तो मेरी अपनी रुचि और मेरी अपनी योग्यता अनुसार जिन लोगों के साथ मेरा मन लगता हो उन लोगों के साथ मिलके मैं किसी के साथ भागीदार हो सकता हूँ। इस भागीदार होने के क्रम में अपनी पात्रता का विकास करता हूँ और कल मेरी भागीदारियां बदल भी सकती हैं। आज ये भागीदारी थी, कल कोई और भागीदारी हो गई। 3 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे, जो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन और अभ्यास विगत 10 से 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। पहले अभ्यास या अध्ययन, तो मैं इसको हमेशा पाई कि पहले अध्ययन, और बिना अध्ययन के अभ्यास में उतरने से जो दिक्कतें आती है उसको पर्सनली फेस भी किया है। क्योंकि मैं जिसके साथ रहती हूँ वो तो 24 घंटे विद्या बोलते हैं। तो मेरे लिए अध्ययन का जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम लोग सही स्थिति में हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है। तो समाज वाली बात जो है ना, तो समाज में भी अभी चल रहा है भैया, न्याय सुरक्षा को हम देख पा रहे हैं। अब चूंकि कहीं ना कहीं हम संप्रदाय के ही समाज के हैं तो समाज से जुड़े हुए हैं, तो एक नेतृत्व करने का अवसर भी मिलता है। तो हम जो प्रकरण रहते हैं ना, अब रोटी बेटी का मामला जाता तो साव समाज में आता है, तो उनके बारे में ना उनको पूछते हैं हमको, तो हम अच्छे से बता पाते हैं। और मैं वो देख पा रहा हूँ 3-4 साल से कि जो भी प्रकरण आता है एकदम शांतिपूर्ण ढंग से कम समय में वो निपटता है, मान के चलिए एकदम सटीकता के साथ में। तो ये चीज अच्छा से देखने को मिलता है, इसका प्रभाव भी समाज में देखने को मिलता है। गांव में भी शिविर करने का है चंद्रशेखर भाई का बहुत दिन से, तो हम भी उसमें सहयोगी हो जाएंगे। आपके गांव में है ना, हमारे गांव में आप पहले आइए, हम आमंत्रित करते हैं, उसके बाद आपके गांव हम सब चले जाएंगे।
है ना। तो आदान प्रदान करके बहुत नज़दीकियाँ हैं हमारी डिस्टेंस में, तो बढ़िया से हो सकता है और हम लोग बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा मेरे को तो लगता है। 3 दिनों तक चली इस चर्चा का निष्कर्ष रखते हुए सोमदेव त्यागी जी ने मध्यस्थ दर्शन को आदर्शवाद और भौतिकवाद का विकल्प स्वीकारते हुए सभी अध्ययन अभ्यासी परिवारों से दर्शन की गहराई को समझते हुए सभी साथियों से साधक की तरह दर्शन को समझने का आग्रह किया। मन को संभालने के लिए अभी प्रारंभिक दौर में आपको कोई चीज मदद करती है, आप लेते रहो, अध्ययन ठीक से करो। अध्ययन पूर्वक आप खुद तय कर पाओगे कि मेरे को मेरे समय का नियोजन कहाँ करना है। तो इस मन को संभालना आसान नहीं है ना। तो इस मन को संभालने के लिए जो कुछ भी आप करते आ रहे हो, है ना, उससे आपको कुछ लाभ मिलता है, आप करते रहो। लेकिन अध्ययन वाले पार्ट को जितना गहरा करेंगे उस हिसाब से वो फिर खुद तय कर लेगा मेरे को कब कोई चीज़ को छोड़ देना है या कब कोई चीज़ में उसको सार्थकता के अर्थ में उसको रीसेट कर देना है, वो खुद कर लेगा। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।